वेलकम इन फार्मापीडिया। आज हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है एंटी एपिलेप्सी ड्रग। सबसे पहले हम एपिलेप्सी के बारे में जानेंगे। तो एपिलेप्सी इज ए ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वर्ड आ रहा है, न्यूरोलॉजिकल, तो कहीं भी किसी भी डिजीज या किसी भी बीमारी के अंदर न्यूरोलॉजिकल वर्ड आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिजीज़ है ये CNS के रिलेटिव है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये डिजीज़ आती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिकल, तो ग्रुप का क्या मतलब हुआ? तो ये जो एपिलेप्सी है इसके बहुत सारे टाइप होते हैं। अलग अलग सिम्टम के बेसिस पे हम अलग अलग एपिलेप्सी को क्लासीफाई करते हैं। तो मतलब 10-12 टाइप की एपिलेप्सी होती है, इसीलिए हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब ये जो एपिलेप्सी है इसको कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है? तो जो एपिलेप्सी के पेशेंट रहते हैं उनके अंदर सीजर्स आते हैं। ये सीजर्स कुछ टाइम बाद उनमें आते हैं। सीजर्स के बेसिस पे ही हम क्लासीफाई करते हैं कि इसको कौन सा एपिलेप्सी है। अब ये जो सीजर्स होते हैं ये क्यों ऑकर्स होते हैं? तो ये सीजर्स ऑकर्स होते हैं क्योंकि जो अपनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रहती है ब्रेन की वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपको पता है अपने हार्ट की भी इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है वो भी होती है। उसको हम चेक करते हैं, किससे करते हैं? तो ECG से, जो आपने कभी ना कभी कराई होगी। EC बीच में C आ जाएगा, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसी तरह जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको हम चेक करते हैं EEG, ये E है, तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम बोलते हैं। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है और दोनों ही एग्जाम में पूछा गया है। तो अब ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे क्या होगा, ब्रेन की वन सेल से दूसरी सेल के अंदर जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है ये सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा इससे। इसी वजह से हमें सीजर्स आते हैं। अभी तक के वीडियो में आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा एपिलेप्सी के बारे में। अब हम थोड़ा और अच्छे से देखेंगे एपिलेप्सी के बारे में। एपिलेप्सी के अंदर जो सीजर्स आते हैं, तो ये सीजर्स क्यों आते हैं वो हम पहले देखेंगे। तो कुछ मैकेनिज्म है जो आपको याद रखने हैं, और ये मैकेनिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो फार्माकोलॉजिकल ड्रग का क्लासिफिकेशन है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का, वो इन्हीं मैकेनिज्म के बेसिस पे है। तो होता क्या है कि जो अपने बॉडी के न्यूरॉन्स रहते हैं, बॉडी के मतलब ब्रेन के न्यूरॉन्स, इन न्यूरॉन के अंदर क्या होता है, सोडियम की एक्सेसिव फायरिंग हो जाती है। न्यूरॉन की सेल के अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में पहुंच जाता है, और सोडियम क्या करता है, डीपोलराइजेशन कोज करता है, जिससे क्या न्यूरॉन्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो पहला जो मैकेनिज्म है वो क्या है, सोडियम की एक्सेसिव क्या हो जाती है, फायरिंग हो जाती है, जिससे सेल क्या हो जाता है, सेल एक्साइटेड हो जाती है। दूसरा मैकेनिज्म है, एक आयन है कैल्शियम आयन। तो आपको पता है ये एक्साइटरी आयन है कैल्शियम, ये भी कॉन्ट्रैक्शन करता है, ये भी सेल को एक्साइटेड पोजीशन में लाता है। तो कई बार कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ जाती है, तब भी सेल क्या हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है। तीसरा जो मैकेनिज्म है वो ये है कि जो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है इनका लेवल अगर सेल के अंदर बढ़ जाए ब्रेन के अंदर, तो भी क्या होगा, ब्रेन की सेल एक्साइटेड हो जाएगी ज़्यादा, जिससे सीजर्स आ सकते हैं। तो ये एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एसिटाइल कोलिन, तो इसकी वजह से सीजर्स आते हैं। और जो लास्ट मैकेनिज्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं इनका लेवल कम हो गया, और ये जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ये क्या, सेल को रिलैक्स पोजीशन पे रखते हैं। जब इन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा, तो भी सीजर्स आएंगे। तो ये जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल है गाबा। तो हम क्या करें, गाबा का लेवल बढ़ाने वाली ड्रग देंगे ताकि सेल क्या आ जाए, रिलैक्स पोजीशन में आ जाए। अब हम इसका ड्रग का क्लासिफिकेशन देखेंगे ऊपर से। तो पहली जो क्लास है एपिलेप्सी की वो है सोडियम चैनल ब्लॉकर, ताकि सोडियम की जो एक्सेसिव फायरिंग हो रही है वो हम रोक दें। दूसरी जो क्लास है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तीसरी हम बोलेंगे ड्रग जो इनहेंस करती है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को, ये मैकेनिज्म है। इसके बाद वो ड्रग जो इनहिबिट करती है एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर को। तो ये 4 टाइप की क्लास है एपिलेप्सी की। ज़्यादातर ड्रग इन्हीं क्लास के अंदर सेट हो जाएगी, वो अब हम देखेंगे आगे वाले स्लाइड के अंदर। अब हम कुछ और सिम्टम देखेंगे जो सीजर्स आने के बाद ज़्यादातर देखे जाते हैं एपिलेप्सी के पेशेंट के अंदर। तो पहला है वो है हाई फीवर, फीवर ज़्यादा रहता है। फेंटिंग, तो फेंटिंग का मतलब है बेहोश हो जाना।
नेक्रोलेप्सी ये स्लीप के रिलेटिव है, सोना पूरा दिन। कैटेप्लेक्सी ये भी मसल के रिलेटिव प्रॉब्लम होती है, खिंचाव आते हैं मसल के अंदर। इसके बाद मसल वीकनेस साइड इफ़ेक्ट है। और स्लीप डिसऑर्डर जो इसी को नेक्रोलेप्सी में आ जाएगा। नाइटमेयर सपने आना, पैनिक अटैक, फ्यूग स्टेट जिसमें लोग अपनी याददाश्त शॉर्ट टाइम के लिए चली जाती है लोगों की। तो ये सब सिम्टम्स है एपिलेप्सी के। आफ्टर सीजर्स या सीजर से पहले भी ये सिम्टम देखे जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था एपिलेप्सी इज ए ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। मैंने वहाँ बताया था ग्रुप मतलब क्या होता है कि एपिलेप्सी के बहुत सारे टाइप है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब हम एपिलेप्सी के टाइप देखेंगे। तो बेसिकली इसको 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है पार्शियल सीजर। तो नाम से पता चल रहा है पार्शियल सीजर आएंगे, पूरे सीजर्स नहीं आएंगे, आधे अधूरे हल्के फुल्के सीजर्स आएंगे। इसके बाद है जनरलाइज सीजर। अभी जो पार्शियल सीजर, इसमें देखो सिंपल पार्शियल सीजर है तो डज नॉट इन्वॉल्व लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सिम्टम इंक्लूड, मतलब इसमें कॉन्शियसनेस पेशेंट की ख़त्म नहीं होती है, बॉडी के अंदर खिंचाव आते हैं बट उसको पता होता है कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरे सराउंडिंग कौन कौन लोग हैं, तो मतलब कॉन्शियस रहता है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर है तो इसमें कॉन्शियसनेस क्या हो जाती है, इसकी लॉस हो जाती है, अवेयरनेस नहीं रहती उस पेशेंट के अंदर। तो ये कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। इसके बाद जो सेकंड है वो है जनरलाइज सीजर्स। इसके अंदर बहुत सारे टाइप है और यही ज़्यादातर एग्जाम पूछे जाते हैं। मेजर जो एपिलेप्सी होती है वो जनरलाइज सीजर्स के अंदर ही आती है। इसमें पहला है एब्सेंट सीजर्स, टॉनिक सीजर्स, एटोनिक सीजर्स, क्लोनिक, मायोक्लोनिक और टॉनिक क्लोनिक सीजर्स। तो ये सारे हम एक एक करके अच्छे से देखेंगे, बेसिक आइडिया हम लेंगे कि इनके अंदर क्या क्या होता है। जनरलाइज सीजर्स के अंदर जो पहला सीजर्स का टाइप था उसका नाम है एब्सेंट सीजर्स। अभी जो एब्सेंट सीजर्स है ये क्या रहता है कि जो छोटे बच्चे रहते हैं उनमें ये सीजर ज़्यादा आते हैं। इसको हम पेटीमाल सीजर भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसमें होता क्या है, रिपीटेटिव मूवमेंट होते रहते हैं बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट के, जिससे वो उसके लिप के या फिर आई ब्लिंक कर रही है बार बार, या कोई बॉडी का कोई पार्ट एक ही रिपीटेटिव मूवमेंट कर रहा है। वो कई बार छोटे बच्चे क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। तो ये भी एक एब्सेंट सीजर के सिम्टम है। इसके बाद जो सीजर्स है वो है टॉनिक सीजर्स। तो कोज मसल स्टिफनेस, मसल अकड़ जाती है इसमें। इसके बाद है एटोनिक सीजर्स। तो देखो टॉनिक में क्या मसल टोन ज़्यादा रहती है, अब एटोनिक सीजर इसका जैसे अपोजिट रहता है। इसमें जो मसल की टोन रहती है वो क्लोज हो जाती है, जिससे क्या होगा, जो पेशेंट खड़ा है वहीं एकदम से नीचे गिर जाएगा। तो पूछते हैं कौन से सीजर्स के अंदर हेड इंजरी आने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है या पॉसिबिलिटी रहती है, तो एटोनिक सीजर के अंदर इंसान खड़ा है। तो क्यों खड़ा है, क्योंकि उसके मसल के अंदर टोन रहती है। अब वो मसल की टोन एकदम से लॉस हो जाएगी तो इंसान एक सीधा नीचे गिर जाएगा, जैसे बेहोश हो जाते हैं वैसे ही नीचे गिर जाएगा। तो ये एटोनिक सीजर। अब जो नेक्स्ट सीजर्स है वो है क्लोनिक सीजर। आपने ज़्यादातर जो पेशेंट देखे होंगे वो क्लोनिक सीजर के ही देखे होंगे। इसमें क्या होता है, रिपीटेटिव मूवमेंट बढ़ते हैं बॉडी के, जिसको जर्की मसल बोलते हैं। बॉडी का जो स्पेशली जो फेस वाला पोर्शन है, अपना फेस वाला पार्ट, उस वहाँ पे जर्किंग मूवमेंट होते हैं। आपने जो मिर्गी का पेशेंट देखा है तो आप अच्छे से जान सकते हो कि उसके फेस पे किस तरह से मूवमेंट होते हैं। नेक और आर्म, ये पूरा पोर्शन उसका मूवमेंट करने लग जाता है और मुंह से सलाइवा भी निकल जाती है। तो कभी आप अपने सराउंडिंग किसी भी मिर्गी वाले पेशेंट को या एपिलेप्सी के पेशेंट के देखो, अगर उसको एपिलेप्सी के सीजर्स आ रहे हैं तो आपके नीचे एकदम गिर गया आपके बाजू में, तो आप उसको हमेशा तिरछा सुला दो, ताकि उसके अंदर जो सलाइवा निकलती है वो उसके गले के अंदर ना जाए और विंड पाइप के अंदर ना घुसे, ताकि वो नीचे निकल जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट सीजर है वो है मायोक्लोनिक सीजर्स। तो मायोक्लोनिक सीजर क्या है, ये भी क्लोनिक सीजर की तरह ही होता है, पर इसके अंदर क्या होता है, ट्विस्टिंग हो जाती है, आर्म और लेग दोनों क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो ये मायोक्लोनिक सीजर्स है। नेक्स्ट जो अपना सीजर्स है वो है टॉनिक क्लोनिक सीजर। इसी को ही हम ग्रांड माल सीजर्स या ग्रांड माल एपिलेप्सी बोलते हैं, और ये एग्जाम में पूछा गया है। ये एब्सेंट सीजर के बारे में एग्जाम में पूछा गया है और इसके बारे में भी पूछा गया है, और एटोनिक सीजर के बारे में भी पूछा गया है। तीनों सीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो टॉनिक क्लोनिक सीजर है, देखो आपको लग रहा है कॉम्बिनेशन है टॉनिक सीजर और मायोक्लोनिक सीजर का। तो इसमें भी क्या होता है, बॉडी के वही रिपीटेटिव मूवमेंट होते हैं। इसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा क्या होता है, ब्लेडर का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, बाउल का, ब्लेडर का, जिससे यूरिनेशन हो सकता है पेशेंट को, और मे भी डेफिकेशन भी पेशेंट को हो सकता है।
कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है पेशेंट के अंदर, और दूसरा क्या होता है, बाइटिंग करने लग जाता है टंग को, तो कई बार क्या टंग के ऊपर भी इंजरी आ जाती है। तो आपको ये थोड़े नाम याद रहने चाहिए किस सीजर के अंदर क्या क्या होता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वॉल्परिक एसिड किस में यूज की जाती है, तो टॉनिक क्लोनिक सीजर और मोस्टली सारे सीजर में यूज की जाती है। इथोसक्सिनामाइड किस में यूज की जाती है, तो एब्सेंट सीजर में यूज की जाती है। तो जब आपको इनके बारे में बेसिक नेम और कुछ इनके सिम्टम फंक्शन पता रहेंगे तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। अब हम ड्रग का क्लासिफिकेशन देखेंगे। जो मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था एपिलेप्सी का, उसी के बेसिस पे हमने ये क्लासिफिकेशन किया है। पहला जो क्लासिफिकेशन है एपिलेप्सी ड्रग का वो है सोडियम चैनल ब्लॉकर या इनहिबिशन ऑफ सोडियम चैनल। तो इसके अंदर जो ड्रग आती है उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें पहली ड्रग है फेनोटोइन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बामाजिपिन, वॉल्परिक एसिड या वॉल्परेट बोलते हैं, लेमोट्राइजिन है और टोपिरामेड। अब इसका नाम कैसे याद करोगे, तो आप देखो VCLP। तो आपने VCL देखा होगा पुराने ज़माने में, जो DVD लगती थी VCL, DVD से पहले वाला जो VCL रहता था वो। तो ये VCL प्लेयर से इसे याद रखना, VCL प्लेयर रहता है, वैसे मैंने याद रखा है। V से है आपका वॉल्परिक एसिड, C से कार्बामाजिपिन, L से है लेमोट्राइजिन, P से फेनोटोइन। इनमें से किसी ड्रग का मैकेनिज्म एक्शन पूछे तो सिंपल सा है कि सोडियम चैनल को ये ड्रग ब्लॉक करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो है इंक्रीज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो आपको पता है कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल कम हो जाता है एपिलेप्सी पेशेंट के अंदर, तो हम क्या करते हैं, गाबा का लेवल इंक्रीज करने के लिए हम ऐसी ड्रग देते हैं जो गाबा का लेवल बढ़ाए। तो इसीलिए लिखा है इंक्रीज द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इसके अंदर ड्रग आती है बारबीचूरेट। आपको मैकेनिज्म एक्शन याद होगा, पेंटामेरिक रिसेप्टर पे बारबीचूरेट बाइंड होती है, अल्फा बीटा साइड पे। बेंजोडाइजिपिन का ऐसा ही मैकेनिज्म था। गाबापेंटिन क्या करती है, गाबा का रिलीज को बढ़ाती है। प्री गाबालिंटर क्या करती है, तो ये भी गाबा की रिलीज को बढ़ाती है। तो ये ड्रग आपको याद रखनी है नाम इनके। इसके बाद है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी मैंने वहाँ आपको मैकेनिज्म बताया था। इसके अंदर ड्रग आती है इथोसक्सिनामाइड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वॉल्परेट। तो देखो वॉल्परेट यहाँ पे भी आ रही थी और यहाँ पे भी आ रही है, और वॉल्परेट का रोल ये गाबा के रिलीज में भी रहता है। तो देखो वॉल्परेट क्या का मैकेनिज्म एक्शन क्या सबका मिला के है, इसीलिए हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्सी ड्रग वॉल्परेट को बोलते हैं, सोडियम वॉल्परेट बोलते हैं, वॉल्परिक एसिड भी बोलते हैं। इसके बाद ड्रग डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ गाबा। तो गाबा का लेवल बढ़ाना तो बहुत तरीके, एक तो गाबा का रिलीज बढ़ा दो, या फिर गाबा का प्रोडक्शन बढ़ा दो, या फिर क्या करें, जो गाबा को मेटाबॉलिज्म करने वाले एंजाइम हैं उनको इनहिबिट कर लो ताकि गाबा का लेवल बढ़ जाए। तो इसके अंदर ड्रग आती है वाइगाबेट्रिन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ड्रग। इसके बाद इनहिबिट गाबा रीअपटेक। तो आपको पता है न्यूरॉन्स में क्या होता है कि ये न्यूरॉन्स है, यहाँ से गाबा रिलीज़ होगा, और यहाँ सपोज करो यहाँ गाबा रिलीज़ हुआ है, तो कुछ गाबा अपना एक्शन देगा और कुछ गाबा क्या होगा, वापस रीअपटेक हो जाता है। तो इस रीअपटेक प्रोसेस को रोक देंगे तो क्या होगा, गाबा का लेवल यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसके मेटाबॉलिज्म वाले एंजाइम को रोकेंगे तो भी गाबा का लेवल बढ़ेगा। तो कौन सी ड्रग है जो रीअपटेक को इनहिबिट करेगी गाबा के, तो ड्रग है टाइगाबिन। तो ये आपको याद रखना है। तो यही क्लासिफिकेशन था एपिलेप्सी का। तो आज हम सिर्फ क्लासिफिकेशन देखेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा इसमें हम एक एक क्लास को उठाएंगे और जो इम्पोर्टेंट ड्रग है उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उनके मैकेनिज्म एक्शन, उसके कंट्राइंडिकेशन देखेंगे और क्या उसके यूजेस हैं, कौन से एपिलेप्सी में यूज होता है। तो ये सारी चीज़ें, उसके साइड इफ़ेक्ट देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और ये अपना चैप्टर फिर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।